नमस्कार जी। हरियाणा के सांगियों के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हरियाणा के विख्यात रेडियो उद्घोषक, फिल्म कलाकार और पता नहीं कितनी प्रतिभाएं रामफल चहल जी में हैं। रामफल जी, आपका स्वागत है। जी, सबने मेरी राम राम। हमने आज सांगी के बारे में बात करनी है दोस्तों। रामफल चहल जी जिनके बारे में जानकारी देंगे, जब मैं उनके बारे में किताब पढ़ रहा था और देख रहा था तो मैं हर उसके साथ हैरान हो रहा था कि इतने बड़े कलाकार हरियाणा में हुए हैं जिन्होंने 52 सांगों की रचना करी है। और कहते हैं कि उनके पास इतनी अंगूठी थी कि कुएं में डोल काट के वो अंगूठियों से पानी निकाल सकते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। जी, तो धनपत सांगी जी, जिनको राय बहादुर की उपाधि भी एक राजा ने दी थी, उनके बारे में आज हमें बताइए रामफल जी। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से एक बात बड़े विनम्रता से कहूँगा जी। कि इसमें कुछ जातियों के शब्द आएंगे। उस समय इनका बुरा नहीं मानते थे, आजकल थोड़ा सा बदलाव आया है समाज में, जागरूकता कहिए उसको, और वो उतनी छुआछूत और उस तरह की बातें हैं भी नहीं। और उस खुद समय भी वो उस जाति से आते थे जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनका बालक भी रोगा तो सुर में रोएगा। हाँ, डोमनी रहोगी तो सुर सुर में में रहेगी। रहोगी। वही वही बातें मैं कहना चाहता कि कुछ शब्द ऐसे आएंगे। तो संगीत की अगर जहाँ तक बात है, जैसा मैंने पहले बताया था कि रामकृष्ण व्यास और धनपत सिंह जी राय साहब, जी। ये दो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने पिंगल ज्ञान पहले लिया और उसके बाद सांग में ये आए, यानी कि गुरु जी की सेवा पहले की कई साल तक, उसके बाद सांग में आए। तो गुरु से ही शिक्षा मिलती है संगीत की। तो जी। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मैं कोई किताब पढ़ लूँ और जो है ना गा दूँ उसको। वो रियाज से और गुरु के ज्ञान से ही आती है कि भाई कौन से सुर को कैसे करना है। गांव निंदाना है महम के पास, महम चौबीसी का बड़ा प्रसिद्ध गांव है निंदाना। तो 1912 में इनका जन्म हुआ और इनके जो पिताजी थे उनका नाम चंदा था, चंदा सिंह कह लो, और माता का नाम भोड़ी था जी। और इनकी पत्नी का नाम सुखी था। और इनके पुत्र थे मेनपाल, मेनपाल के एक पुत्री थी चमेली जो मिर्ज़ापुर में ब्याही थी। मेनपाल के आगे 4 पुत्र सुशील, सुनील, पवन और राजेश सांगी हुए। राजेश सांगी हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी गाते थे और अच्छे सांगी हैं, मतलब धनपत सिंह के पोते। जहाँ तक शिक्षा की बात है, क्लास 6 तक ये पढ़े मदीना में, आर्य समाज की पाठशाला थी उसमें ये पढ़े। और कहते 3री कक्षा में जब थे जब ही राजा अम्ब का सांग इन्होंने लिख दिया था। अच्छा। हाँ, ये पुस्तक लिखी है रिशाल सिंह जांगड़ा जी ने। हाँ। तो उन्होंने लिखा भी 3री कक्षा में थे, लेकिन चलो 3री में नहीं तो बहुत कम उम्र में ही, यानी कि मतलब बहुत छोटी उम्र में सांग हाँ, लिख दिया राजा। पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, वो वाली बात हो जाती है। और जमुआ मीर सुनारिया के इनके गुरुजी थे। गुरुजी वो भजनी थे, वो भजनी थे वो। और क्योंकि ये प्रणाली वहीं फिर शंकरदास जो जटोली वाले उनमें जाके मिलती है। अच्छा। हाँ, तो वो जो है ना इसमें वो थे। और 1930 में जब ये 18 साल की उम्र के थे तभी इन्होंने जो है ना सांग अपना अलग से करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग इनके 44 सांग बताते हैं, कुछ 52 सांग बताते हैं, कुछ 42 सांग बताते हैं, लेकिन 42 तो मान के ही चलो। 42 तो उपलब्ध हैं। तो इस तरह से। और फुटकड़ रागनियाँ भी काफ़ी हैं, कोई 1200-1500 के करीब इनकी फुटकड़ रचनाएँ या रागनियाँ हैं। और अगर इनका कहें कि भाई जैसे हमने शुरू में कहा था भाई जो हर एक का एक ना एक सांग बढ़िया होता है, नहीं उत्तानपात जैसे मांगेराम जी का है ना, बाजेवत का चंद्र किरण था। तो इनका जो था 2 सांग बहुत प्रिय थे इनको, जानी चोर और लीलो चमन। अच्छा। और जमाना ही चोर है, लीलो जमाना ही चोर। हाँ, इनका हाँ। उसमें तो सारंगी पर इनके साथ मोल्लड़ थे मोखरा के, ढोलक पर नानक थे छारा के, नगाड़ा पर झंडू थे उचाना के, और हारमोनियम पर रहीम बख्श थे मातनेल के, और नकली इनके चंदू या कपूरा थे। बाद में कोई कबरा था, कबरा कहते थे उसको, कपूरा नाम था, कलोई गांव के। अच्छा। तो ये इनके साथ शुरू से जुड़े हुए। और पंडित मांगेराम की एक रागनी है जिसमें सांग का इतिहास है। हाँ, तो उसमें एक आती है बात कि धनपत ने एक श्याम बनाया, श्याम खटक गया सारा के, पक्का श्याम डूम का छोरा, कच्चा श्याम कुम्हारा के, सिलो सिलो करके बोले लाग गए खटक गंवारा के, और आंगलियाँ के करे इशारे जाली बलक बुखारा ने, शीशी करके एक सांग तोड़ दिया जो खाली मिर्च बेचारा ने, और मुँह जल जाए तो मिठन खा ले अगले समझ इशारा ने,
और जानी चोर पे हंगा ला दिया धनपत ने पछल पछाड़ी, है ना। तो ये मतलब वो उनकी रागनी थी। अगर हम सांग के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा शिष्य भी इन्होंने रखे अपने पास। और जैसे इसमें श्याम थे, ये जो बड़ा श्याम, ये तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर थे, काचे श्याम बड़े श्याम। हाँ, बड़ा श्याम द्रोड़ी जींद का था, बनवारी ठेल थे उलाना मदीना के, चंदगी बगाना के, मुंशी कापड़ी के, तारा बलगांव है, प्यारा भी बल के। काचे श्याम उत्तर प्रदेश के थे, है ना। तो चंदन मदाना के, बलबीर खोखरी के, ओम प्रकाश खरक के, साबू खोखरी के, रामधन खरक के, बलवान खरेटी के, प्रकाश भी खरक के, और एक बंधु मीर महम के थे। बंधु मीर क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान में चले गए, बंटवारे में। और बंधु मीर की कई रागनियाँ बड़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे। साच बता दे बाबा जी तू इतना माड़ा क्यों हो गया, था खास निदाना गाम त्रय मैं ठिकाना खास तरह, अल मुल्तान अखाड़ा क्यों हो गया, साच बता दे बाबा जी तू इतना माड़ा क्यों हो गया। यानी कि वहाँ जाके जो उनको मुजाहिद कहते हैं, उनको कोई जो यहाँ से तो बड़े खुश होकर गए थे कि भाई हमें वहाँ ये मिलेगा, एक सपने दिखाए गए थे, है ना, हसीन सपने जिनको कहते हैं मुंगेरी लाल के। लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला जाके, तो फिर कह रहा है था खास ठिकाना मैं अल मुल्तान अखाड़ा क्यों हो गया। तो ये जो अब सांग की जहाँ तक बात है कि भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इन जगह पे उन्होंने सांग की। यानी कि जिसको हम कहते हैं देशोड़ा सांगी, पूरे देश में लगभग जिनके सांग में जहाँ हिंदी समझी जाती है वहाँ पर हर जगह पे सांग की। और जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारी जो मिलिट्री की वो थी, ब्रिगेड थी जहाँ पे, उसमें हरियाणा के लोग बहुत थे मिलिट्री में, फौजियों के अंदर सांग सारे ही करते थे। रामकृष्ण व्यास भी, बाजे भगत भी, लक्ष्मीचंद भी, और ये धनपत सिंह भी, तो सारे। जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जो है ना गांव है शोरदा, वहाँ एक छोटी सी रियासत है, तो उसके नवाब ने इनको राय साहब की पदवी भी दी थी। और ये भी कहा था भाई मैं आपको एक 500-700 एकड़ ज़मीन दे देता हूँ, मकान बनवा दूंगा, गाड़ी भी दे दूंगा। लेकिन ये माने नहीं कि भाई मेरे तो हरियाणा में ही दिल लगता है, और वहीं पे मतलब रचे पचे हुए थे हरियाणा की संस्कृति से। और रिशाल सिंह जांगड़ा लिखते हैं कि मुंबई में एक बार मुकेश जो गायक थे हमारे, तो उनके पीए के कहने पे मुकेश जी इनको सुनने के लिए आए। कहते इनके संगों पर टिकट लगती थी। हाँ, टिकट लेके संग मैं आऊँगा उन बातों पे। जी। तो मुकेश के पीए ने कहा, तो वो मुकेश जी इनका सांग देख रहे हैं, और जब सांग खत्म होने के बाद पूछा कि भाई इसका निर्देशक कौन है, उन्होंने कहा मैं हूँ, ड्रेस डिजाइनर, संगीत का डायरेक्टर वो भी मैं ही हूँ, लेखक भी मैं ही हूँ, गायक सब कुछ वही। हाँ। तो बोले आपको हम 7,000 रुपये महीना देंगे, आप हमारे यहाँ रहिए, आपको रहने के लिए बंगला देंगे, गाड़ी देंगे। बोले जी मैं, बड़ी रकम थी वैसे 7,000 रुपये। 7,000 उस समय बहुत बड़ी रकम थी जबकि बात कर रहे हैं, आज तो 7 लाख रुपये बढ़ गया काम। हाँ। इसी तरह से लता जी और रफ़ी जी का एक कार्यक्रम था संगरूर में। अच्छा। और कहते हैं इंदिरा गांधी जी भी मौजूद थी वहाँ, तो उनके सामने भी इन्होंने गाया फूटते ने बड़े बड़े घर गाले। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रागनी है, फूटते ने बड़े बड़े घर गाले। और इसमें खास बात ये है कि त्रेता में जैसे रावण और राम का जिक्र किया कि रावण का भाई उससे अलग था, राम का भाई साथ था, तो फूट थी आपस में रावण ने, इसलिए मरा। फिर अंगद और बाली का उदाहरण दिया उन्होंने, फिर जो कौरव और पांडवों का उदाहरण दिया है, फिर जयचंद और पृथ्वीराज का उदाहरण दिया। मतलब अच्छे सटीक उदाहरण दे दे के, और फिर जो है ना उन्होंने ये साबित किया है कि भाई जहाँ जहाँ फूट होगी ना वहाँ फिर नुकसान नहीं होगा, चाहे वो देश में हो चाहे वो घर में हो। ये जन्म में मान्यता भी है जी, फूट तो नुकसान करती है जी। तो आप जो कहते थे ना काचे श्याम, तो काचे श्याम तो लोग बड़दा के नाम भी धरने लग गए थे, चलो बेटे काचे श्याम यूँ करके। एक ही इन्होंने जो नई चीज चलाई 2-3, पहली बात तो ये थी कि मुड्ढे पे सांगी बैठते थे। अच्छा जी। अब मुड्ढे पे बैक में कोई लगने के लिए तो वो है नहीं, सहारा है नहीं, तो थक हो जाते थे बीच बीच में। जैसे 2-3 रागनी गाई, दूसरे डांसर ने जिन पे रागनी गाई, तो सांगी बैठे बैठे थक जाते थे, ज़्यादा हुक्का पीने पड़ता था उनको। अब ये कुर्सी पे बैठते थे आराम से, तो कुर्सी कुर्सियाँ लगवा दी, कुर्सी लगवा दी, मुड्ढे की जगह कुर्सी डलवा दी। दूसरा जो उससे पहले नहीं किसी ने किया था, वो इशारे करते थे यूँ, मैंने देखा, अंगली वाला हो। हाँ, अंगली वाला ऐसे करके यूँ। तो कई बार जो नकलची तो ऐसे करके टांग के नीचे से यूँ करते थे, थोड़ा सा स्टाइल था अंगली का ना। हाँ, स्टाइल था वो, हर बात पे यूँ करके और फिर सिट्टी बजाते थे। अच्छा, खद्दर की मोटी
धोती, गांधीवादी थे बताते हैं ये। खद्दर का ही कुर्ता और टोपी, गांधीवादी टोपी जो थी वो हमेशा रखते थे। अब वाकया देखिए, आपने मुझे इस बात पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया है कि 1973 में मेरा गांव नीमड़ी है, बौंद के पास, बौंद और खरक के बीच में। ये आखिरी गांव होता है हमेशा ही, पहले हिसार और रोहतक और महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में था, फिर भिवानी बना, जब भिवानी में गांव आ गया, इधर रोहतक रह गया। अब जो चरखी दादरी में तो गांव आ गया, और इधर रोहतक खरक में है, जो है ना रोहतक में है, उधर भिवानी अगला गांव बावड़ा भिवानी में। तो ये हमारे गांव में कभी सांग नहीं होता था। अरे सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से, पृष्ठभूमि का तो कोई खास अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बुराई मानते थे लोग, अश्लीलता और इस तरह से। तो एक अनकही जैसे बात होती है ना भाई, हमारे गाँव में तय में नहीं बांधने देते आज भी। लुंगी का जब हमारे भी बहुत था नहीं बांध। हाँ, लुंगी का प्रचलन चला तो मुझे पिताजी ने कहा कि नहीं आप ये बंद करिए बकवास, यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा तो वहीं रखा कर, यहाँ पे प्रॉपर पजामे में। तो सांग का वो नहीं था। इनके गांव से, इनके जो जजमान में थे, हमारे फूफा लगते थे देवग्राम जी राठी। अच्छा। वो हमारे वो दादी जी थी, उनका कोई लड़का नहीं था, तो उनकी देली पे आ गए वो जी, बिल्कुल पान्ने में ही है हमारे में। तो देवग्राम जी की इनकी मित्रता थी। उनके लड़के हैं बड़े मनफूल, वो हमारे से, मेरे से 3-4 साल बड़े हैं। तो उनके यहाँ लड़का हुआ सन 1973 में अगस्त में। तो सितंबर 2-3 के आसपास इनका सांग हुआ। वो कैसे हुआ कि पहले इनकी घरवाली जो थी ना सुखी, वो आई, और वो कहती इतनी कमाल की डांसर और गायक थी कि निनाणा में तो उसके बगैर कभी धनपत का सांग जमा ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो इतनी बढ़िया गायक और डांसर थी, घूंघट करके गाती थी और नाचती थी। निनाणा में जब तक वो मंच पे नहीं आती थी तो लोग फिर हो हल्ला करने लग जाते थे। बाकी धनपत बहुत बड़े सांगी थे, लेकिन क्योंकि घर की मुर्गी वाली बात थी तो वो आवाजें मारने लग जाते थे, भाई सुखी ने लाओ, सुखी ने लाओ। तो वो आई, तीड़ मांगने आती है जैसे लड़का होने पे। तो वो हमारी बुआ जी ने कहा भाई ये तीड़ ले ले, खुश हुई हो, कहती यही ना थारे डोम ने भेजूंगी और वो सांग करेगा। तो हमारे फूफा जी ने कहा वो सुखी तू रहने दे, पूरे इस गांव में कोने मेरा इतनी जमाई हूँ मैं, उरे कार मेरी कोनी बात बने। बोला नहीं वो ले लेंगे। तो गांव के 10-20 मौजूद आदमी इकट्ठे करे, उनका भी हमारे पोता हुआ है और ऐसे ऐसे सांग करवाना चाहते हैं, धनपत हमारे पर्सनल वो है, तो कहना भी खेतों में करवा लो। तो गांव से 2-3 किले दूर वो सरसम की बिजाई से पहले का खेत की जुताई हो रही थी, उसमें बढ़िया सा रेत था, तो उसमें तखत बिछवा के वो सांग हुआ। और वो लीलो चमन का सांग उन्होंने किया। तो मैंने वो देखा, मैं 9वीं क्लास में था शायद। हाँ, तो उसके बाद मैंने देखा कि बाद में जैसे फिल्मों में हम भी आए और भी बहुत सी हीरो आए, लेकिन जितना ये जचते थे ना, जैसे प्रोफेसर की भूमिका थी, चमन प्रोफेसर बनता है एक बार, तो विद्यार्थी बनता है तो भी यही, प्रोफेसर बनता है तो कमाल का हैट वेट लगा के कोट पैंट डाल के बढ़िया। लीलो चमन पे ही गदर फिल्म बनी थी जी। लीलो चमन पे, लीलो चमन हरियाणा में बनी थी और गदर वही कहानी है। वही कहानी है ना। हाँ, तो वो जो हैट वेट लगा के, आप भी थे ना एक फिल्म में हीरो, कौन सी फिल्म में थे? मैं तो पनघट में था, खानदानी सरपंच में था। अच्छा। और अब ये सीरियल वगैरह कई चल रहे हैं, और कई फिल्मों में जैसे स्लेट है जी जी, या अभी एक हलालपुर के ऊपर बनी है उसमें भी हूँ। अभी एक चिड़ीबाज बनी है, वो मुझे थोड़ा सा आपने डाइवर्ट कर दिया। चलिए कोई नहीं। तो ये था कि बात ये थी कि लीलो चमन, हाँ लीलो चमन जो थी गदर फिल्म बनी है। हाँ, तो ऐसा जचते थे वाकई जैसे प्रोफेसर हैं। लेकिन जब चेक की लुंगी बांध के और वो मुसलमानी टोपी पहन के और रेडी, स्टेज पे ही रेडी ले आए थे, आलू बैंगन टमाटर लीलो, वो लीलो का आवाज लगा रहे हैं कि भाई उसमें ढूंढ रहे हैं, मुल्तान में, लाहौर में जो है वो ढूंढ रहे हैं लीलो को, पार्टीशन में वो चली गई थी। तो उस गली में से जगह जगह पे घूम रहे हैं, तो वो जैसे पूरी तरन्नुम में, पूरी तर्ज में आलू बैंगन टमाटर लीलो, तो ऐसे मतलब बड़े अच्छे लगते थे। याद है आपको आज भी? हाँ, वो मन में ऐसी छाप है। वो पहला सांग था। 2 सांग हुए इनके, अगले दिन दूसरा कौन सा हुआ, क्योंकि पहले दिन फिर घरवाला ने बेरा पट गया, कल सांग में था, तो अगले दिन खाट भीतर सांग में गलवा के और बाहर कुंडी लगा के रखवाड़ी कर ली। तो खैर वो सांग देखा। तो मैं कहने का मतलब ये था कि भाई कितने भी हरियाणवी हीरो अपने आप में टीरी खा बन रहा हूँ,
लेकिन जैसा ये जचते थे ना हीरो लीलो चमन में, वो कमाल था। 73 में मैंने देखा। अगर ये उस टाइम फिल्मों में जगह बनाते तो इनके लिए तैयार था मंच तो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये था कि भीमेश्वरी देवी है बेरी में, इनके बहुत करड़े भगत थे ये। और मतलब गाते थे शुरुआत की तो झूलना जैसे बोलते हैं, मन बैठत वेद मनाई दिए ताल सुन कंठ मायरी, पांडवा ने समरली मायरी तू कुरुक्षेत्र में जाएगा। तो वो झूलना बोलते हैं उस गायकी को, जैसे झुलाते हैं देवी को। और एक बार कहते हैं जी इनकी जब ये गए तो एक ऐसे करते हुए टाली में अंगूठी फंस गई इनकी। तो हाँ, ये वही 10 उंगलियों में अंगूठी पहनते थे तो सारी वहीं उतार रहे थे। बिल्कुल वही। और एक बार ये वस्त्रों में गए ना तो पुजारी जी ने इनको अंदर नहीं घुसने दिया। क्योंकि जाति की वजह से। हाँ, तो बाहर खड़े रहे और ये बताते हैं जी 24 घंटे या 48 घंटे खड़े रहे। ज़्यादा टाइम। फिर दबाव बना लोगों का, जब जाके फिर इनको दर्शन लोग करने पहचानते थे कि भाई ये धनपत सिंह। और फिर कह रहे धनपत खड़ा है, वो बोला भाई पूजा करके जाऊंगा, जो भी आवे पूछे भाई कैसे खड़े, बोला पूजा करके जाऊंगा। वो इतना प्रेशर बन गया। फिर ये तरीका भी गांधीवादी था जी उनका। बिल्कुल गांधीवादी तरीका था। और पूजा करके ही फिर वो गए। वहाँ धर्मशाला भी बनवाई जी उन्होंने। धर्मशाला भी बनवाई थी। तो ये था, जैसा आपने पहले कहा कि बम्बई में भी टिकट पे सांग लगते थे। पहला सांग ही था जीना का जिसके सांग टिकट पे देखे जाने। बताओ कमाल की बात है। बाद में तो फिर वो हो गए थे, इसीलिए जो है ना वो इसका था। और सांग के साथ, साई के साथ, पैसे के साथ एक अंगूठी जरूर लेते थे। अच्छा। हाँ, ये कहते थे भाई इतने रुपये प्लस अंगूठी। वो अंगूठी पहले तो अंगूठी तो इनके पास ढेर लग रहा होगा। तो ढेर ये था कि उस समय कहते 50 हाथ पे पानी था नैना गाँव का चौवा। और इतनी लंबी अंगूठियों की चैन बना देते थे कि भाई मतलब वो चौवे में टिक जाए। किसी ने कह दिया था कि भाई शायद तो सांगी है ना गाँवनिया, तो बोला तेरे पास तो कोई 50 ग्राम सोना होगा, अंगूठियों की चैन बना के चौवे में टेक दूंगा, जिस दिन शर्त लगानी वो आज ये। लेकिन घमंड नहीं करते थे, वो मजाक में कही। वो कहते हैं जी उन्होंने जमींदारों से अनाज मांगना नहीं छोड़ा कभी भी। अब 200-300 मन अनाज ये मांग जोड़ी लेके, जिस दिन भी काम हुए जोड़ी लेके और मांगते थे। और बड़े अदब से, मतलब उसी तरह से चाची ताई जो भी नेक था उसी तरह से बोलते थे, चाचा ताऊ जो है। और अनाज मांगना नहीं छोड़ा। बल्कि कुछ बातें ऐसी, आज कोई अन्यथा ना ले ले, इनके लड़के की शादी में हाथी ले आए थे। अच्छा। कि भाई हम घुड़चढ़ी हाथी पे करेंगे। तो फिर इन्होंने रोक दिया कि नहीं भाई हाथी है, हाथी वैसे चलेगा लेकिन मेनपाल नहीं चढ़ेंगे उसके ऊपर। अच्छा। गाँव का इतना सम्मान करते थे उस समय की जो समाज थी उस पर। और दान लेने के लिए खास एक रागनी बना रखी थी। अच्छा। हाँ भाई ईशा दान करणियों की फिलहाल जरूरत है। एक हरिश्चंद्र था जानी जिसकी बिग्गी तीनों प्राणी, आज नीर ऐसे नीर भरणियों की फिलहाल जरूरत है। हाँ, इस पे ईश रागणी को गाते कहते हैं जी दान देनियों की भीड़ लग जाएगा। भीड़ तो और धनी सांगी थे ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक तो अंगूठियाँ, दूसरा इनका ईंटों का भट्ठा था। अच्छा, कारोबार भी करते थे। ट्रक था, एम्बेसडर ना गाड़ी थी उस टाइम एम्बेसडर के पास, एक मोटर भी थी और बुलेट मोटरसाइकिल भी थी। उस समय में सारी चीज़ें होना, शौकीय आदमी थे। हाँ, बुलेट मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कार, एक बस, एक ट्रक, ईंटों का भट्ठा। और जो कोई मतलब मांगने चला जाता भाई ट्रैक्टर लाना है और कुछ लाना है तो उधार भी दे दिया, उधार दे देते थे। और बड़े सम्मान से फिर अगले लोग भी जो है इनको वापिस पैसे कर देते थे। और सांप्रदायिक सौहार्द के बहुत पक्षधर थे ये, कि किसी भी तरह की जो है ना, इन्होंने लिखा है देखिए कि राम रहीम में फर्क नहीं ना कोई किसे तहीना से, धनपत सिंह ओम और अल्लाह एक ही इनका रकीना से, और मथुरा वो है मदीना हो से काबा वो है काशी। इनके दोनों धर्मों में इनका बराबर का एक तरह से विश्वास था। और जैसे मैंने कहा यारों के यार, वो बात बीच में रहेगी कि वो सांग तो हो गया, 2 दिन सांग कर दिया। तो हमारे फूफा जी देवग्राम जी का भी अच्छा ठीक ठाक बहुत था, अच्छी ज़मीन मिली हुई थी। और वहाँ निदाना में भी ज़मीन थी उनके पास। तो उन्होंने कहा भाई मांग धनपत क्या मांगेगा। बोला जजमान मांगने में जगह और बतेरी है, तो मेरा भाई की तरह से है, ये एक जो तेरी गाय है ना इसकी बाछड़ी दे दे। अच्छा। 2 दिन के सांग के एक बाछड़ी, वह भी दूध पीती। बोला तू गाय ले जा भाई, गाय का तो बोला ना मेरे को या बाछड़ी दे देना, वो भी तब जब यह दूध से छूट ले। तो बड़ी होगी जब मनफूल भाई साहब ने बताया कि वो बाछड़ी हमने भिजवाई, बाकायदा उन्होंने रखी पूरी मतलब कई ब्याज तक उसका गाय का दूध पिया।
एक 12 मासा का प्रचलन इन्होंने चलाया। 12 मासा, 12 मासा, हाँ 12 मासा हमारे लोकगीतों में तो होता था। साढ़े मास सुहावना सुहारे जो होते हर के लाल में, ये 12 मासा तो दादा लक्ष्मी भी नहीं गाते थे। नहीं, और किसी सांगी ने इनसे पहले नहीं गाया, बाद में गाया हो तो पता नहीं। तो 12 मासा का ये है कि जो ऋतु है ना वो हमारी मन स्थिति को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल। हमारे जितने भी लोकगीत हैं या जो भी त्योहार हैं वो उसी हिसाब से हैं। जैसे तीज विरह का त्योहार है, सावन में जितने भी गीत गाएंगे तो वो विरह के गाए जाएंगे। कार्तिक जो है वो धार्मिक त्योहार है, और कार्तिक में जितने राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड जाएंगे। फागण मस्ती का त्योहार है, तो मस्ती के गीत गाए जाएंगे। यानी कि मन स्थिति पे हमारे मौसम का प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से 12 मासा जो इन्होंने गाया, और उसमें 12 महीनों की जो मनोदशा है, गोपीचंद के सांग में जो 12 मासा इनका मिलता है वो कमाल का है। कि जब रानी मैनावंती गोपीचंद को साधु बना देती है, चेला बना देती है नाथपंथ का, तो वो जो है ना 16 रानी इनकी, तो वो आती हैं जी। तो उन रानी के माध्यम से मतलब इन्होंने बात कही है कि मारा जो बन धन मन बेगन करे, कुछ जतन बता मारी सास दिन मारा जो बन धन मन बेगन करे, कुछ जतन बता वायु सास दिन रैन चैन नहीं पिया बिना, कुछ 6 रुत 12 मास। चैत चाहता, देखना अनुप्रास अलंकार हिंदी वाले लोगों के लिए कमाल की रचना है। चैत चाहता चित चोर कोरी, चले गए चतर सुजान, चित के मिले ना चोद रही हुई, चिंता में गलतान, चंदा दूर चकोर चकर में क्यों कर जा आसमान, जिसको चैत चंचल चाहता चल ले चल पिया के पास, दिन रैन चैन नहीं पिया बिना, कुछ 6 रुत 12 मास। जी। तो इसी तरह से आशोज में असरत गई, बैसाख में वो भादो भ्रष्ट हो, वो सारे महीनों के जो है ना इसने वो कमाल का मतलब 12 मासा उसमें, और एक एक मनोदशा को इन्होंने दर्शाया है। जी। शीलग्राम जांगड़ा जी ने तो पुस्तक में लिखा है कि भाई इनकी रचनाओं को पीछे धकेल दिया गया, ये हुआ वो हुआ। वास्तव में कई बार हम जब किसी के साथ इतना जुड़ जाते हैं ना, मन से जुड़ाव हो जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ों को हम पक्ष में लिख देते ज़्यादा। यकीन मानिए मैंने बहुत साल तक कोशिश करी भी धनपत सिंह की रागनियाँ किसी तरह से मिले और उनकी अनुमति मिले कि मैं लिख लूँ। मेनपाल जी से कई बार संपर्क मैंने करने की कोशिश की। सुरेश राठी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, निराना गांव के चेयरमैन रहे मार्केट कमेटी में उनके, उनके माध्यम से कई बार कहलवाया, और गायकों के माध्यम से कई बार कहलवाया। जमनलाल मलिक के जो बनवारी लाल ठेल के सृष्टि ने आपके खत में नहीं लिख रखी थी जीवा चीज़, चलिए कुदरत भी तय करती कई चीजें। नहीं, सुरेश जांगेड़ जो इतने बड़े प्रकाशक सुकीर्ति प्रकाश के बहुत जोर लगाया। तो एक बार श्रीवर्धन कपिल जी थे डायरेक्टर, मैंने उनको कहा निनाना गांव में आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम होता था। आकाशवाणी गांव में क्या होता था कि कुछ ऑफिसर्स को बुला लेते थे और हम पूरी टीम कलाकारों की डांस भी, ड्रामा भी, नाटक भी सब कुछ लेके जाते थे और वो 2.5 से 3 घंटे का स्टेज प्रोग्राम करते थे मनोरंजन का, कि भाई आकाशवाणी गांव का भाई जो स्टूडियो में सुनते हो आप डायरेक्ट देखो। हाँ भाई, किशन भाई था मैं उस समय, तो किशन भाई यो है, मैं स्टेज कंपेयरिंग कर रहा हूँ, बलजीत भाई ये है वो भी स्टेज पे हैं, और जितने भी थे लगभग, तो जो रेडियो पे आते थे उन्हीं कलाकारों को जो रेडियो पे गाते थे, चाहे वो राजकिशन अगवानपुरिया हो, पालेराम हो, करण सिंह हो, और जितने भी उस समय के प्रसिद्ध गायक थे उनको सबको लेके जाते, डांस की टीम में जाती थी, नाटक के कलाकार जनार्दन शर्मा जी, रणवीर दहिया, धन सिंह राणा सारे जाते थे। तो उसमें मेनपाल को हमने बुलवाया वहाँ और उनसे कहा कि भाई आप धनपत जी की वो रागनी सुनाइए जिसमें होठों पे सुई रख के वो गाते थे। अच्छा। और उनको बाकायदा पूरी फीस और सम्मान, शॉल जैसे चद्दर हमारे यहाँ होती है, तो वो जो है ना वो सम्मान के साथ जो है ना वो हमने उनको चद्दर भी भेंट की, और वो जो है ना उन्होंने होठों पे सुई रख के जो है ना वो मेनपाल ने भी सुनाई, और वो अक्सर गाते थे। धनपत सिंह जैसे मैंने बताया कि रामकृष्ण व्यास और इनका मुकाबला होता था, तो होठों पे सुई रख के दोनों अपनी अपनी रागनियाँ गाते थे। कहते थे वो जीप पकड़ के भी गाते थे। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। हीर रांझा के किस्से से है, होठों पे सुई रख के जो गाते थे। अठखेड़ा ने चाल दई इतने सारा रांझे का सिर काट लिया,
जिस दिन घर ते चाल्या सारा तखत हजारा नाट लिया, अड़े रांझा ना आने का, धंधा सीख लिया गाने का, एक सांगी नगर नदाने का, जवां सांग का हाट लिया, 3-4 नचार के संग साज का घाट लिया। धनपत नहीं बोल सकते आप, ओठों पे सुई रख के धनपत में तो ओठ मिलेंगे। तो एक सांगी नगर निदाने का, जिन्हें जचा सांग का हाट लिया। बोल वैसे चूज कर रखे हैं ना जी। हाँ, ये इनमें ये थे। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि जीभ पकड़ के गाते थे, तो पकड़ के तो गाना मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन जीभ हिलेगी नहीं। मैं जो सब बोलूंगा उनमें जीभ हिलेगी नहीं। आप जो हमारे उनका तो अभ्यास रहा होगा ना जी, किया होगा उन्होंने। हाँ, बस थोड़ा सा जीभ को पकड़ लेते थे यहाँ से। ओम ओम गाऊंगा वहां क्यों कह के आया, जीभ नहीं हिलती बिल्कुल भी, आप बोल के देख लो। ओम ओम गाऊंगा वहां क्यों कह के आया, बेकूफ भरम के भूप का भय खा भाई, आग में अंग फूक के कुक बाप माँ भाई, भूमि पे आ भाई पापी पाप में पाया, ओम ओम गाऊंगा वहां क्यों कह के आया। मेरे मामा मैं क्यों करे, मैं मरूं मरहम मेरे में। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कह दो रहा मैं रहता हूँ, और मैं कह दो रहा मैं कौन है। तो उसमें एक आती है, ये भी जीभ नहीं हिलती इसमें, मेरे मामा मैं क्यों करे, मैं मरूं मरहम मेरे में। कंस को कहते हैं कि ज़्यादा मैं करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने मरहम में को पूरा करके करूँगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि भाई इनके जो किस्से हैं जी, वो भी बहुत अच्छे किस्से इन्होंने वो करे। और घुंडियों की हम बात करते थे, भाई किसी ने 4 घुंडी डाली एक लाइन में, किसी ने 3 डाली, तो इन्होंने तो 5-6 डाल दी। वो देखिए कि राजा धर्म सिंह के 4 लड़के थे, और सबको बुला के पूछा कि भाई किसके भाग का खाते हो, किसके कर्म का खाते हो। तो रतन कंवर एक पात्र होता है इसमें, राजा धर्म सिंह का लड़का, वो कहता है मैं तो अपने भाग का खाता हूँ। तो उसको 12 साल के लिए दसोटा दे दिया राजा, तो 12 साल का दसोटा दे दिया। तो उसकी भाभी पूछती है, भाई तू माफी मांग लेना है बाबूजी से, हमारे से कोई गलती होती है, बड़ी भाभी है तो बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है, तो वो हमें समझाती है ऐसे न्यू नहीं करा रहे, माफी मांग ले, बड़ा है तेरे। तो बोला नहीं माफी नहीं मांगता। तो भाभी को क्या कहता है, क्यों मेरी भाभी करे खराबी, या ले चाबी चला शराबी, छोड़ना भाभी बनो बास ने तैयार हो। अब सुनना, मन लिया मान पिता का कहना, चाहे हथियार धरा रहो पहना, मैं क्यों कट जा, मैं क्यों कट जा, हर न रट जा, सत पर डट जा, जबां पलट जा, कह नट जा, उल्टा हट जा, तो परमेश्वर की मारो। अब ये देखिए कि मैं क्यों कट जा, हर न रट जा, सत पर डट जा, जबां पलट जा, कह नट जा, उल्टा हट जा। 6 घुंडियाँ उसमें गाई है अंतरे में। और एक वाकया और बताता हूँ मैं, इनके चेले जैसे मैंने कहा कि बंधु मीर, तो पाकिस्तान से चिट्ठियाँ आती थी हमारे यहाँ कि धनपत सिंह की रागनी सुनाओ। अच्छा, हाँ, आकाशवाणी रोहतक में फरमाइशी प्रोग्राम में। और बंधु मीर तो इनका वो था ही, तो वहाँ पे शान करता था। उर्दू में आती थी तो बलजीत भाई को उर्दू आती थी, तो बलजीत भाई पढ़ लेते थे उनको, और वो हम जवाब देते थे, सुनाते थे फिर उनको। हाँ, नाम बोलते थे उनका। अच्छा, भाई पाकिस्तान के फलां उससे, तो ये लाहौर और इसके आसपास से खूब चिट्ठियाँ आती थी इनकी रागनियों की, इतनी डिमांड थी वहाँ। और जमल लाल मलिक इनके डायरेक्ट चेले थे, बनवारी लाल ठेल इनके चेले थे। तो बनवारी लाल ठेल के छोटे भाई थे जमल लाल मलिक, मदीना उलाना के। तो वो आए हुए थे, तो सच्चाई तो ये है कि उन दिनों में स्टूडियो, गर्मी का मौसम था, और साजिंदे हमारे जाके सोने लग गए। एसी नहीं हुआ करते? नहीं, एसी था, तो सारे साजिंदे इकट्ठे होते सोने लग जाते थे वहाँ। तो मुझे कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा करो प्रबंध, संगीत विभाग मेरे पास था। तो मैं जाके, और कुछ तो कहा नहीं, भाई कलाकार हैं, कलाकार का एक मूड ही होता है, कलाकार के मूड को खराब कर दो तो आदमी भी पूरा नहीं बचता। तो मैंने कहा इनका मूड तो क्यों खराब करें, इनसे काम लेता हूँ। तो मैं जाके रमजान खां लेटे, मैं खां साहब आज सारंगी की धुन सुना दो। तो उन्होंने बजानी पड़ी, और बैठ के न मतलब, मैं उठो भाई रे, क्या खां साहब ये सुनाओ, गंगा जी तेरे खेत में सुनाओ, फलानी सुनाओ। और वो टाइम निकाल दिया। तो बोले सोन ना देते आप तो तंग कर देते हो। अगले दिन जमल लाल मलिक आ गए, तो मेरे को फिर जाके वही काम करना था, भाई सोने नहीं देना इनको। 2-4 दिन में अपने आप ही और कोई ठिकाना टोलेंगे, स्टूडियो नहीं घेरेंगे।
तो जमलाल मलिक से मैंने बातचीत करनी शुरू करी, भाई किसके चेले हो, तब तक बहुत परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा जी मैं जितनी गायन शैलियाँ हूँ लगभग गा देता हूँ, और धनपत सिंह के चेले मेरे भाई थे, मैं उनका चेला हूँ। धनपत सिंह की कई गायन शैलियाँ अलग भी थी। हाँ हाँ। तो मैंने कहा खान साहब सिर्फ सारंगी बजाओ, सुनते हैं। तो वो सारंगी बजाने लगे, और वो मैंने टेप लगा लिया, आधे घंटे की टेप होती थी। उधर स्टूडियो में तो बैठे ही थे, पीछे जो रिकॉर्डिंग बूथ था उसमें जाके टेप लगा ली, और मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी, भाई दोहा गाओ, सवैया गाओ, काफिया गाओ। निहालते बहुत अच्छी गाते थे इनके, धनपत सिंह का कमाल था निहालते का। और इसके साथ साथ अली बख्श बहुत अच्छा गाते थे वो, जैसे झूलना पालना अली बख्श ही था। तो हुआ क्या, सच्चाई ये है कि मुझे भी ध्यान नहीं था तब तक मैं क्या करने जा रहा हूँ। कई बार ये होता है ना भाई, अपने आप कुदरत करवाती है गलती से ऐसे, मतलब जैसे क्योंकि टेप तो रिकॉर्ड हो ही रही थी आपकी। हाँ, कि गलती से ऐसी किक लग गई कि वो गोल हो गया, तो मतलब वाह अगर उठा लेंगे फुटबॉल के, वही काम मेरे से होना था वो। तो वो मैं उनको नंबर वाइज पूछता रहा, और क्या सुनाओगे और क्या गाओगे। तो उन्होंने दोहा, सवैया, काफिया, झूलना पालना, अली बख्श, निहालते सब सुनाया। मुझे तो वो 1.5-2 घंटा निकालना था भाई, सोने नहीं देने ये। और उस दौरान में वो 1 टेप 2 टेप लगा ली, फिर उसके बाद बैठ के सुना तो देखा ये तो कोई गायक गाता ही नहीं हमारे यहाँ। तो मैंने भाई गुलाब सिंह बहुत अच्छे गायक हैं खांडवाड़, उनको वो सुनाई। मैंने कहा यार देखो, कहते लगभग मैं भी गा लेता हूँ। मैंने कहा चलो फिर गाते हैं। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया कि भाई मैं उसकी व्याख्या करूँगा, 2 लाइन का दोहा, 3 लाइन का सवैया, सवाया हो जाता है उससे, 4 लाइन का काफिया और चबोला, फिर इस तरह से। तो वो सारी गायन शैलियाँ वो जमलाल मलिक जी ने शुरू में सुनाया, तब तक कोई आइडिया नहीं था। फिर हमने कार्यक्रम किए जगह जगह, जैसे वेस्ट कॉलेज में किए, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया, करनाल में किया। और एक बार ऐसा वाक़या भी हुआ कि रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और सुपुआ विश्वविद्यालय दोनों के सहयोग से इकट्ठा दोनों कार्यक्रम हुए, डॉक्टर राजवीर सिंह जी ने करवाए वो, और वो 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। अच्छा। उसमें गुलाब सिंह खांडवाड़, प्रेम देहाती और सूरज बेदी उधर कुरुक्षेत्र के। तो इन्होंने सब कुछ जो उसमें गाया, और व्याख्या मैंने कर रखी उसकी। तो उसमें क्या, ये जीप पकड़ के ओठों पे सुई, दोहा, सवैया, काफिया, निहालते, बहरे तबील, अली बख्श, झूलना पालना, छोटा देश बड़ा देश, 40 तरह की गायकी है हमारे यहाँ। अच्छा। फिर वो जो धनपत नहीं गाते तो वो भी हमने इकट्ठी करी। तो गुलाब सिंह उनको गाते हैं, और हमने मेरे ख्याल से कोई 10-12 कार्यक्रम इस तरह के हाँ किए वो जगह जगह पे जाके। तो फिर वो गायन शैलियों का एक, मैं ये नहीं कहता सिर्फ हमारी वजह से, लेकिन एक अहम भूमिका ये रही कि गुलाब सिंह उनको गाते हैं, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। भाई 2 में 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, ये है। वही सवैया में ये है, काफिया ये है, निहालते इसको कहते हैं। क्योंकि हमारे गायक गा तो लेते लेकिन कई बार पता नहीं होता, जैसे झूलना है तो बहुत नहीं पता। अब एक कड़ा की गायकी थी वो खत्म होगी। कड़ा की गायकी पे मतलब हमारे चमोले ही कोई 12-14 तरह के। अच्छा। पानीपति चमोला अलग है, थानेसरी अलग है, रोहतकी अलग है। अच्छा, चमोलों में भी हाँ, चमोले अलग, हाथरसी चमोला अलग है, पानीपति अलग है, थानेसरी अलग है, रोहतकी अलग है। यानी कि चमोला के अंदर भी अलग वो है। बहुत सी नई धुनें इन्होंने दी। और जैसे कहा कि इनकी लीलो चमन पे हरियाणवी फिल्म भी बनी, और फिर उसी पे जो उसी कथा के ऊपर लगभग वो गदर फिल्म भी आई जी। तो ये इस तरह के ये सांगी थे। और जो है ना, इनको आखिरी में फिर लकवा मार गया था। अच्छा। लकवा मार गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप सांग मत कीजिए। तो थोड़े से ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन फिर वही बात है कि डटा नहीं गया। तो फिर दोबारा से सांग कर लिए, तो फिर जो है ना मतलब एकदम से उस हिसाब से वो हो गए। तो ये कहते भी 44 साल तक इन्होंने सांग किए। बहुत, मतलब कई तो आपने बहुत बड़े सांगियों की उम्र ही इतनी सी थी जी। बाजे बख्श जी और लक्ष्मीचंद जी तो मेरे ख्याल से इनसे कम थी। तो 44 साल तक सांग किए। हाँ, उससे ज़्यादा राम जी तो लिखते हैं कि सबसे लंबे समय तक, लेकिन वो तो मैंने लिखा है कि भाई रामकृष्ण व्यास जी ने लगभग 50 साल के। क्योंकि कई चीज़ें ना रह जाती हैं हम, क्योंकि उस समय लेखन के दौर में उसमें एक ढल जाते उस पात्र में। उससे देहांत कब हुआ जी? ये 1989 में हुआ। 1979 जनवरी के महीने में जी। 29 जनवरी जी, 29 जनवरी 1979 में। तो इनके बेटे मेनपाल भी सांगी, मेनपाल सांग करते थे, और उसके बेटे राजेश भी सांगी रहे। राजेश सांगी लिखते हो। तो परंपरा अभी तक चली आ रही है जी।
और खास बात ये रही कि जितने भी किस्से लिखे उनमें से कई किस्से तो अछूते थे, जैसे लीलो चमन का है, और बहुत सारे मतलब एक किस्सा रह गया मुझे लगता है, वो जो कच्चे श्याम और बड्डे श्याम थे, तो वो डीसी ने एक बार बुलाया था उनको। हाँ, वो क्योंकि डीसी की लड़की कहीं बाजार में गई हुई थी, तो उसको कह दिया पीछे से किसी ने बेटे श्याम, हाँ बेटे श्याम या काचे श्याम जो भी कहा होगा, तो उसने आगे कंप्लेंट कर भी ऐसे ऐसे बात थी। तो फिर पूछा, पीए वगैरह होते हैं, चपरासी होते हैं, भाई ये काचे श्याम क्या होता है? उन्होंने कहा जी एक धनपत सांगी है, वो अपने सांग में कहता है काचे श्याम, जो सबसे प्रिय हो उसको कहते हैं। हाँ, तो धनपत सिंह को बुलाया गया, तो डरते थे भाई डीसी ने बुलाया, कोई न कोई खास बात होगी। फिर पूछा तो तब तक एक रागनी भी बना ली उन्होंने इस तरह की डीसी के ऊपर ही, कि भाई आपका बड़ा अच्छा प्रशासन है ये वो, तो इनाम दे के भेजा इनको। क्योंकि ये इस तरह के, तो जो आंगड़ियों वाला था ना, वो तो इनका कमाल था, मतलब वो जैसे करता था ना, जैसे यूं करके हे दी 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 दी, तो आदमियों की, दर्शकों की गर्दन भी साथ ही जाती थी। तो और वो एक प्रसंग उधर का भी था जी, रोहज गांव का, सुल्तान और खीमा के वहाँ पे ये सांग करने के लिए गए, तो गांव वालों ने कहा जी हमारे यहाँ तो सिर्फ सुल्तान और खीमा के ही होते हैं। तो बोला भाई एक मौका दो फिर बता दियो। तो बताते हैं कि वो सारे, बोला पेशाब भी नहीं करने दूधा हमने, वो सारी रात देखिए ये बैठाए रखा उनको। शुरू में ही एक शायद किसी उसमें कहा था कि भाई ये सारे अपनी अपनी जगह ऐसे कलाकार थे, नायाब कलाकार जिनको कहेंगे, कि सारे बांध देते थे पब्लिक को, कि जो कुछ इनके मन में वो था बाजे बजने, जैसे कहा भाई मैं गाउनिया तुम सुनिए। लेकिन दिक्कत ये है जी, इनके सांग जैसे मौजूद तो हैं, पर उस समय तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो ही नहीं इनके सांगों की। ये मतलब हरियाणा की दुर्लभ चीज़ बिना रिकॉर्डिंग के ही मौजूद है। देखिए बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ कि अभी भी आपके पास कलाकार बहुत सारे हैं, प्रेम देहाती हैं, गुलाब सिंह हैं, इनसे करवाई जा सकती है। निरंजन सांगी हैं, निरंजन सांगी पूरा गाते हैं, जो गाते हो, हिसार के हैं, बुजुर्ग हो गए हैं थोड़े से, तो लेकिन गाते हैं। तो अभी भी बहुत सारे कलाकार हैं जो इनकी जो रागणियाँ थी, मान लो कोई आप काम कर रहे हैं और आपका बच्चा 50% भी करता है तो वो जिंदा रहता है वो चीज़। तो अगर वो 50% भी गा दे ना, इसके बाद कोई पीढ़ी नहीं गाने वाली, फिर तो अब ये रैप पर पॉप पर वो फिल्म आ गई। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो अभी भी कुछ कलाकार बचे हुए हैं, अगर कोई भी इस तरह का, जैसे सुपुआ वाला कार्यक्रम आप देखोगे, सुपुआ में हुआ था, और वो दोनों ही उसकी है रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, मेरे पास व्यक्तिगत भी उपलब्ध है। बस तो वो दे दो, मैं डाल दूंगा इस पे। चलिए ठीक है। इस बहाने देख लेंगे सांग की और विधाएं भी आ जाएंगी, पता थोड़ा लंबा है वो कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही हो चाहे। चलिए मेरे पास है, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि विश्वविद्यालय का मामला है वो। ले लेंगे जी, मैं ले लूँगा फिर। चलिए वो आपकी इच्छा, बाकी मेरे पास व्यक्तिगत है वो, मैंने सीडी। आपने देखो जी कितनी बढ़िया बात बताई। और देखो भाई, आज के टाइम में ये बात आपने छोटी लाग सके, लेकिन उस टाइम मुंबई में टिकट लग के जिसके सांग देखे जाते हों, उन्हें हरियाणवी लोक संस्कृति का, हरियाणवी कल्चर का कितना मान सम्मान बढ़ा है। तो राय बहादुर उनको उपाधि दी थी राजा ने, और 500 किले दे रहे थे, वो रुके नहीं, तो बोले जी गाय बिना मन नहीं लगेगा मेरा हरियाणा बिना। बम्बई वाले कितने पैसे दे रहे थे? 7,000 रुपये दे रहे थे, घोड़ा गाड़ी दे रहे थे। हैं, लेकिन धनपत सांगी बहुत बड़े हरियाणा के उन्होंने सेवा की है। और आज देखो रामफल चैल जी ने एक से एक बढ़िया बात उनके बारे में बताई है। तो हम इस सांगियों के इस एपिसोड में, अब अगला जो एपिसोड होगा उसमें फिर एक हरियाणा के किसी बेहतरीन सांगी के बारे में आपको जानकारी देंगे। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आज के दौर में आप लोग इन अच्छी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हम इस बहाने उनको श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। ये टिप्पणियाँ बड़ी अच्छी आ रही है, कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। आपने सिखाया ना मुझे कमेंट्स देखते कैसे तो थोड़ा सा खुशी भी होती है कि चलिए कुछ तो लोग हैं ना जी, बढ़िया। और इस बहाने मैं तो इस सुविधा से तो बिल्कुल ही परिचित नहीं था, और इस बहाने मुझे भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो शुक्रिया जी आपका, राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।